बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म को देखेंगे और फिर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काइनेटिक एनर्जी के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशन लिखा था कि काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT। ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस डेरिवेशन को, उसको भी हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर के अंदर प्रूव करेंगे, उस इक्वेशन को भी प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। तो बगैर टाइम गया किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। अब आइडियल गैस क्या होती है बच्चों? आइडियल गैस, इट इज अ हाइपोथेटिकल गैस composed of many random moving particles that interacts only through elastic collision। ठीक हो गया। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने कोलिजन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जिसके अंदर एक ऐसा कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। ठीक है। तो जब वो कंजर्व रहती थी तो हम कहते थे कि जी ये इलास्टिक कोलिजन है, और जब कंजर्व नहीं होती थी तो हम कहते थे कि इनइलास्टिक कोलिजन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर बच्चों हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इलास्टिक कोलिजन करते हैं। ठीक है। इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज है आइडियल गैस की। मतलब कि आइडियल गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक हो गया। उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। उसके अलावा हम कहते हैं कि वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो वो बहुत ज्यादा नेग्लेजिबल होता है। ठीक हो गया। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और हम इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके अंदर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एक रियल गैस को कैसे आइडियल गैस बनाया जा सकता है। ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है तो वो परफॉर्म रैंडम मोशन ही कर रहे होते हैं। ठीक है। बट और उसके अंदर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है ना, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। बाकी उसके अंदर ना तो रोटेशन होगी और ना ही उसके अलावा जो है तो वाइब्रेशन होगी। ठीक है। अब इट ओबेज ऑल लॉज ऑफ गैस। और आइडियल गैस इक्वेशन जो है तो वो सारे के सारे लॉज को क्या करती है? ओबे करती है, गैस के जितने भी लॉज हैं। ठीक है। अब ये मैंने कुछ लॉज यहाँ पे लिखे हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और एवोगाड्रोस लॉ है। अब आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम वन बाय वन इनको, ये चार किस्म के लॉज हैं, इनको हम वन बाय वन सेपरेट इसके ऊपर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा। बट चूंकि अभी टॉपिक के हिसाब से ही मैं चल रहा हूं तो मैं ज्यादा इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन अभी नहीं करने वाला। तो बच्चों देखो, हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है प्रेशर के। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। चार्ल्स लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं कि वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक हो गया। और एवोगाड्रोस लॉ हमारे पास होता है कि जिसमें वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक हो गया। एन मैंने लिखा स्मॉल एन विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं तमाम की तमाम इक्वेशंस को। तो जब हमने इनको आपस में कंपेयर किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि V इज प्रोपोर्शनल टू एन टी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है। यहां से आ गया मेरे पास एन टी और डिवाइडेड बाई पी, क्योंकि प्रेशर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एन पी एन टी डिवाइडेड बाई पी ये इक्वेशन लिख दी। अब मेरे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो इसको जब मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूं तो बच्चों हमें फिर साथ में एक कांस्टेंट भी ऐड करना होता है। और यहाँ पे मेरे पास जो कांस्टेंट है वो है आर। ठीक हो गया। कैपिटल आर है और इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.314। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 8.314 जाउल पर मोल और केल्विन। ठीक हो गया। हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 8.314 है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? अब इसको अगर P को आप यहाँ पे ले आए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है। और इसी को तो बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं।
हम जब भी बात करते हैं ना कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आप हमेशा बोलते हो कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो हम लोग ये तीन डिफरेंट लॉज को आपस में कंपेयर करके ये इक्वेशन निकालते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब ये जो मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, ये एक्सप्लेन क्या करती है बच्चों? ये हमारे पास गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है कि जब हम लोग उसका वॉल्यूम चेंज करें या उसका प्रेशर चेंज करें या उसके नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करें या टेम्परेचर को चेंज करें। ठीक हो गया? क्योंकि इसमें तीनों जो है तो ये चार चीजें वेरिएबल है ना, बाकी एन आर तो इसमें कांस्टेंट है। तो मेरे पास वेरिएबल क्या क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। इन चारों को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको चेंज करने से हमारे पास गैस के बिहेवियर में जो जो चेंजेस आते हैं उनको हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक हो गया? अब हमारे पास एप्लीकेशन आपकी बुक में कोई डिस्कस नहीं की गई। एप्लीकेशन के नाम से उन्होंने टॉपिक तो दे दिया, बट इसमें आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस को नहीं डिस्कस किया गया। जस्ट उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म को जो है तो एक दूसरी फॉर्म उसकी इसी एनपीवी टू एनआरटी को मॉडिफाई करके एक नई फॉर्म में लिखा गया है। ठीक हो गया? तो अब देखें हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, अब इसमें ये जो एन है ना, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको? मोल्स को। ठीक हो गया? नंबर ऑफ मोल्स को। अब देखो मेरे पास जब मैसेज के अंदर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को जब हम फाइंड करते हैं, जब हमें एक मैस गिवन हो किसी भी सब्सटेंस का, तो फिर हम उसको लिखते हैं कि जी गिवन मैस, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ऐसा ही है। ठीक है, बट यहां पे हमारे पास पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो पार्टिकल्स में यही नंबर ऑफ मोल को हम लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स यूज होते हैं, तो हम कहते हैं कि जितने एवोगाड्रोस नंबर है, एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.022 क्रॉस 10 पावर 23। ठीक हो गया? तो अब इसका मतलब है कि 1 मोल के अंदर इतने एवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक हो गया? उस जितने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे n को रिप्लेस कर देते हैं, स्मॉल n को कैपिटल N ओवर एवोगाड्रो नंबर। तो मैंने यहाँ पे ये इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा पीवी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर आर टी। ठीक है, अब चूंकि ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस आर और एवोगाड्रो नंबर को ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करके लिख दिया और टी और एन अपनी जगह पे। अब ये जो रियल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये हमारे पास के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक हो गया? अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम के और आगे बी लगा के इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल मैंने आर डिवाइडेड बाय एन ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? के बी लिख दिया। तो मेरे पास न्यू फॉर्म जो निकल के आई वो आई पीवी इक्वल्स टू एन के बी इंटू टेम्परेचर। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास मॉडिफाइड फॉर्म है। एक आप आइडियल गैस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जब आप रियल गैस कांस्टेंट के फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे, सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, रियल बोल रहा हूँ, गैस कांस्टेंट की टर्म में जब आप इसको लिखोगे तो ये यूं लिखी जाएगी। जब आप इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन गैस कांस्टेंट एंड एवोगाड्रोस नंबर। और अब इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो उसको हम फाइंड कैसे करते हैं? तो के बी को मैंने लिखा आर डिवाइडेड बाय एन ए। अब आर मेरे पास कांस्टेंट है, तो जो कि है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, डिवाइडेड बाय एन ए, एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 प्लस 10 पावर 23 पर मोल। ठीक हो गया? तो अब यहां से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास बोल्ट्जमैन की जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो आती है 1.380645 क्रॉस 10 पावर माइनस 23। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक हो गया? और ये चूंकि कांस्टेंट है, तो जैसे रियल गैस की कांस्टेंट वैल्यू है, इस तरह ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ना एक चीज डिस्कस करते हैं, और वो कंसेप्ट कुछ यूं है कि हमने प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वहां पे मैंने एक इक्वेशन लिखी थी कि
हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 3/2 के टी, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, ये प्रीवियसली मैंने लिखी थी लेक्चर के अंदर, जिसको जब मैं इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा था। तो अब इस पॉइंट के अंदर हम लोग जो है, तो आपकी बुक में उन्होंने दिया कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अब हम लोग एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेते हैं, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम लोग ये चीज जो कि मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाया था, अगर आपने वो लेक्चर देखा है, तो अब हम इसकी क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे और समझेंगे कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चों, मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, प्रेशर इक्वल होता है 1/3 N/V इंटू mv²। अब ये इक्वेशन बच्चों आपने याद करनी है। इसकी डेरिवेशन जो है आप लोग सेकेंड चैप्टर के अंदर, सेकेंड ईयर में सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डायनामिक्स, उसके अंदर फिर इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है। बट ये जब आप उधर जाएंगे तो तब हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको जस्ट इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपके पास इस बुक के अंदर मौजूद नहीं है। अब मेरे पास ये प्रेशर इक्वल होता है 1/3 N/V इंटू mv²। अब यहाँ पे ये जो v है, इसको मैं यहाँ से रोटेट कर देता हूँ, क्योंकि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाला v जो है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस वॉल्यूम को अगर इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा PV इक्वल्स टू 1/3 N इंटू mv²। ठीक हो गया। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो PV इसके भी इक्वल है, PV इसके भी इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं जी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। हमने क्या किया बच्चों, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा जी 1/3 N इंटू mv² इक्वल्स टू NRT। सही हो गया। अब ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि स्मॉल n जो है ये इक्वल होता है कैपिटल N ओवर एवोगाड्रोस नंबर के, Na के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगी 1/3 N इंटू mv² इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na इंटू RT। सही हो गया। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास ये वाला n और ये वाला n आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो जब मैं इनको कैंसिल कर दूंगा तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ताकि मैं वो फर्दर डेरिवेशन इस तरफ कर लूँ। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, तो क्या होगा, पीछे मेरे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 1/3 ब्रैकेट में mv² इक्वल्स टू, उस तरफ रह जाएगा R डिवाइडेड बाय Na और इंटू टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो मैं यहां से इस 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा mv² इक्वल्स टू 3 इंटू R डिवाइडेड बाय Na। बच्चों ये किसके इक्वल होता है, हमने अभी पढ़ा कि R डिवाइडेड बाय Na इक्वल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो R डिवाइडेड बाय Na इसको हम लिख लेंगे K के इक्वल। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगा, K लिख दूंगा और साथ में T। सही हो गया। अब देखो बच्चों, मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है हाफ mv² की, और मेरे पास यहाँ पे क्या है mv² इक्वल्स टू 3kT। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। हम दोनों साइड्स पे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और साथ में mv² इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 इंटू KT। ठीक है। अब ये मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। तो मैं इसकी एवरेज वैल्यू हमेशा हम कंसिडर करते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2
के टी। सही हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई क्या, इक्वेशन आ गई फॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसी इक्वेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर जब मैं इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा था उसमें मैं एक्चुअल में आपको बता क्या रहा था कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू होती है ना उसके ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है और फिर टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। तो वो पूरी पूरी हमने उसके अंदर डिस्कशन की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आपने वो वीडियो भी देख लेनी है ताकि आपको इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये हमने यहाँ पे इसकी डेरिवेशन भी कर ली है। ठीक हो गया। तो अब ये बच्चों आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी और आप इसका ये वाला जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो आप उसको कैसे डिराइव करोगे, तो ये उसकी डेरिवेशन है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि बच्चों आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।